गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कुछ पैरामीटर, कुछ डेफिनेशंस करेंगे हम, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि क्या होता है। अगर हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं है पता तो हम फिर यहाँ पे आगे चैप्टर में या आगे जब जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें इन बॉन्ड पैरामीटर को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपने फॉर्मल चार्ज किया था। फॉर्मल चार्ज में आपने कैसे फॉर्मल चार्ज फाइंड किया जाता है वो उसके बारे में आपने किया था। उससे पहले आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया था। एक चीज़ और, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसको क्या कहा जाता है? डेटिव बॉन्ड। तो खैर इन चीज़ों के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। उससे पहले आप लोगों को पता है कि जब आप लोग 10th में थे तो आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड और जो कोवैलेंसी है या आयनिक बॉन्ड है, तो इसके बारे में इसके स्ट्रक्चर उस टाइम में मैंने बनवाए थे। अभी भी तुम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर बनाए, उसमें कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड के स्ट्रक्चर थे। तो आई होप कि आप लोगों ने उनको बनाया होगा, और अगर वहाँ कहीं प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो खैर अब हम करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले हम लेंगे बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, किसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ? इससे पहले हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी, एटॉमिक रेडियाई। 3rd चैप्टर में पढ़ा ना हमने, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है कि किन्हीं 2 बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, वो क्या होती है आपकी? एटॉमिक रेडियाई होती है। अब यहाँ पे क्या है दूसरा पैरामीटर, ये जो मेन पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है कि किन्हीं 2 बॉन्डेड एटम या नियरेस्ट नेबर एटम के सेंटर, जो उनके न्यूक्लियस है, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। यानी कि हम बॉन्ड लेंथ को क्या कहेंगे? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी मॉलिक्यूल में जो 2 बॉन्डेड एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसकी क्या होती है? बॉन्ड लेंथ होती है। अब कैसे? सपोज हम देखें, ये आपका कोई एटम है, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया? एटम ए, और ये मान लिया हमने एटम बी, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ये क्या मान लिया हमने? एटम ए, ये मान लिया हमने एटम बी, ठीक है। अब ये दोनों, इन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं ये हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ये देखो, ये न्यूक्लियस की बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है। तो इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? इस डिस्टेंस को कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। तो ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम इसका सेंटर पॉइंट देखें तो ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ ए एटम, और ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ बी एटम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम आर ए लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर बी। तो टोटल रेडियस, टोटल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी? आर ए प्लस आर बी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है आपकी? बॉन्ड लेंथ होती है आपकी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी मॉलिक्यूल में जो 2 बॉन्डेड एटम है उन बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के जो बीच की डिस्टेंस है उसको कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। तो ये आपकी आर ए की बॉन्ड, ए की रेडियस हो गई, ये आपकी बी की रेडियस हो गई, ये टोटल बॉन्ड लेंथ है आर हो गई आपकी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आर ए प्लस आर बी, ठीक है। तो जनरली हम इसको जो लेते हैं उसको हम, इसकी जो यूनिट होती है उसको हम किस में लेते हैं? पिकोमीटर में, ठीक है, एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में। तो जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है इसकी? या तो हम एंगस्ट्रॉम में लेते हैं या हम किस में लेते हैं? पिकोमीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर,
और 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर। तो ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, बहुत छोटी डिस्टेंस होती हैं, ठीक है। तो इनको हम जनरली एंगस्ट्रॉम या किस में लेते हैं, पिकोमीटर में, ठीक है। एंगस्ट्रॉम होगा तो आप 10⁻10 मीटर लेंगे, पिकोमीटर होगा तो आप 10⁻12 मीटर आप इसमें लेंगे। क्लियर बच्चों। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हम यहीं पे ले लेते हैं क्या चीज़ कि फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। इसी में बना लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग AFFECTING अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें, पहला फैक्टर आता है इसमें बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। अब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या है, यानी मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी में क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक तो हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया आपका मल्टीपल, ट्रिपल बॉन्ड हो गया आपका मल्टीपल, ठीक है। तो जब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होती है, यानी जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होती है। यानी कि जब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होती है तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होने के कारण बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। तो पहला फैक्टर क्या है आपका, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी में क्या आएगा आपका कि जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीपल होते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस व्हेन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, व्हेन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, इंक्रीजेस, ठीक है, या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे बॉन्ड डबल या ट्रिपल होते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कार्बन में देख लें, कार्बन में सारे बॉन्ड आते हैं, ठीक है। कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड भी आता है, सी सिंगल बॉन्ड सी। कार्बन में डबल बॉन्ड भी आता है, एल्केन है, मीथेन सी सिंगल बॉन्ड सी, एथीन डबल बॉन्ड, और ये आ गया आपका इथाइन ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीपल होता है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो क्या होगा, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। ऐसे आप किस में कर सकते हैं, ठीक, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी इज ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी इज ग्रेटर देन सी सिंगल बॉन्ड सी। ऐसे ही नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ग्रेटर देन डबल बॉन्ड भी होती है, और
सिंगल बॉन्ड भी होती है, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O ग्रेटर देन O सिंगल बॉन्ड O। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी हो रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। पहला पॉइंट तो आपका ये है। दूसरा पॉइंट आता है आपका साइज ऑफ एटम, यानी कि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने के साथ साथ आपका बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ रहे हो बच्चों। तो सेकंड हो गया आपका साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो साइज ऑफ एटम increases, bond length also increase। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है एटम का, ठीक है, मतलब जैसे हम सपोज हम ये देखें कि हम किसी पीरियड में आ रहे हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सपोज फॉर एग्जांपल हम मान के चलें। अब लिथियम में कितनी सेलें, 2 है, ये देखो। सोडियम में कितनी हो गई, 3 हो गई। पोटेशियम में कितनी हो गई, 4 हो गई। अब ये देखो साइज इंक्रीज हो गई, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो गया आउटरमोस्ट सेल की। तो क्या हो रहा है, जब अगर कोई दूसरा आइटम यहाँ पे आएगा तो क्या है, साइज, ये देखो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। यहाँ पे अगर आएगा कोई दूसरा आइटम इससे कंबाइन होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ में और इसकी बॉन्ड लेंथ में देखो कितना डिफरेंस आ गया, बढ़ गई ना बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर बच्चों। तो ये 2 मेन फैक्टर हैं इसके कि जहाँ पे क्या होता है, जो फैक्टर्स है मेन 2 फैक्टर जिससे कि बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, ठीक। सेकंड चीज़ आती है आपकी बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल क्या है, सेकंड आ गया आपका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल तो किसे कहते हैं बॉन्ड एंगल, क्या होगा आपका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल वो एंगल होता है जो कि सेंट्रल एटम और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें CH4 यानी मीथेन, ये देखो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब ये देखो सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पे, कार्बन, ये है सेंट्रल एटम जो मिडिल में होता है, सेंट्रल एटम होता है। अब ये क्या है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इसको बाउंड कर रहा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को क्या कहा जाता है, बॉन्ड एंगल। जैसे कार्बन में जो मीथेन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल। सेम एज अगर हम वाटर में देखें H, ये देखो ये 104.5 डिग्री का होता है, ठीक है। ऐसे हम किस में देख सकते हैं, NH3 में देख सकते हैं हम। ये जो एंगल होता है ये होता है 107.5 डिग्री। तो सेंट्रल एटम और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं हम, बॉन्ड एंगल, ठीक है बच्चों। अगली चीज़ आती है इसमें बॉन्ड इंथैल्पी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये बहुत वेरी करेगा चीज़ों पे। बॉन्ड इंथैल्पी या हम इसे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी कहते हैं। ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट, बॉन्ड इंथैल्पी
और इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। डिसोसिएशन का मतलब आप जानते हैं, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, तोड़ना। अब बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। किसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी? तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी वो अमाउंट होती है एनर्जी की जो कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काम आती है। कितना? 1 मोल ऑफ बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे हम इसे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन अ गैसेज स्टेट। अभी देख ध्यान रख लो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि गैसेज स्टेट क्यों जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी में हम क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ बॉन्ड लेते हैं। पहले में तो हम क्या ले रहे थे, एटम ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 मोल ऑफ बॉन्ड। तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड इंथैल्पी होती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम H2 मॉलिक्यूल में देख रहे हैं, ये देखो H2 मॉलिक्यूल, माने हम ये मान के चले कि ये हमारे पास 1 मोल ऑफ H2 है, 1 मोल ऑफ H2। तो 1 मोल ऑफ H2 को ब्रेक करने के लिए किसमें, H+H, किसमें ब्रेक करें हम इसे, H+H। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, जैसे यहाँ पे, अच्छा गैसेज स्टेट है, ध्यान रखना है, हम गैसेज स्टेट में लेते हैं। यहाँ पे जो डेल्टा H एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, डिसोसिएशन इंथैल्पी है, इसको हम A लिख लेते हैं, यहाँ नोट लगा देते हैं। ये अराउंड 435, कितनी, अराउंड 435, तो 435.8 किलो जूल पर मोल होती है। तो यानी कि 1 मोल ऑफ H2 को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 435.8 किलो जूल एनर्जी चाहिए। 1 मोल, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल नहीं कर रहे हम, 1 मोल ले रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ पार्टिकल हम लेते हैं ना। तो 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं या पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल में होते हैं, यानी 6.02 × 10⁻23 एटम है, तो एटम ले लेंगे, मॉलिक्यूल है तो इतनों को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 1 मोल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है। समझ रहे हो बच्चों? अब यहाँ पे भी कुछ फैक्टर आते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के लिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी किस पे डिपेंड करती है, ये सबसे पहले डिपेंड करती है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। पहली चीज आई आपकी फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला फैक्टर आता आपका, फर्स्ट फैक्टर आता आपका साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। अब ध्यान रखना, बॉन्डेड एटम का साइज जितना छोटा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि जितना स्मॉल साइज होगा एटम का, साइज जितना स्मॉल होगा बॉन्डेड एटम का, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होती है। समझ रहे हो बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉन्डेड एटम, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो चीज़ें डिक्रीज होती हैं। जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी अगर टॉप टू बॉटम चलेंगे तो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पे साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, और जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है। जितना स्मॉल साइज होगा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे हमने हाइड्रोजन में देखा है, देखो 435.8 किलो जूल बहुत हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है।
ठीक है ना। अब अगर हम सेम इसको कंपेयर करें अगर क्लोरीन से, तो क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है क्लोरीन के अराउंड आई थिंक 245, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यस क्लोरीन की होती है 243 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब देखो साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये देखो हाइड्रोजन की क्लोरीन से लार्जर है, ये हाइड्रोजन की बॉन्ड ये H2 की है और ये Cl2 की है, यानी Cl2 का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है। अब देख लो आप कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी जिसका जितना स्मॉल साइज होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ आती है आपकी बॉन्ड लेंथ। अब ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बॉन्ड लेंथ। अभी आपने पहला पैरामीटर बॉन्ड लेंथ ही पढ़ा था। अब देखो हमने बॉन्ड लेंथ में क्या चीज़ देखा था कि मल्टीप्लिसिटी होती है बॉन्ड में, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। जब बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, यानी जिसकी जितनी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा, यानी कि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मल्टीपल बॉन्ड होगा यानी बॉन्ड लेंथ जितना शॉर्ट होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डबल बॉन्ड से ज़्यादा और सिंगल बॉन्ड से सबसे ज़्यादा होती है। समझ रहे हो बात को? तो जितनी शॉर्ट लेंथ होगी, जितनी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी, वे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये दो फैक्टर हैं बच्चों, इन चीज़ों को आपने पढ़ना है, ये आपको याद भी करने, डेफिनेशन समझनी भी है, डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और करेंगे। टिल देन गुड बाय।